फाइनली दोस्तों द कॉन्जरिंग लास्ट राइट देखकर आ गया हूँ और सच बोलूँ तो इसको लेकर मेरी कुछ मिक्स फीलिंग्स है। आई नो आप लोगों ने अभी तक इसका रिव्यू देख लिया होगा, बट मैं ना सिर्फ इसका रिव्यू करूंगा बल्कि कुछ मेजर प्लॉट होल्स भी डिस्कस करूंगा। सो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो वीडियो को नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प के हिसाब से बंद कर देना। तो मूवी बेसिकली दो पैरेलल स्टोरीज पर चलती है, जिसमें एड लॉरेन की पर्सनल लाइफ पर फोकस करना, जहाँ जूडी का शादी करना और उनके पर्सनल ट्रॉमा तो है ही, वहीं दूसरी तरफ एक फैमिली का हॉन्टेड होना है। अब दोनों चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती है वो आपको ये मूवी देखकर ही फाइंड आउट करना होगा। बट शॉर्ट में बोलूँ, मूवी ज़्यादा ना अच्छी है ना ज़्यादा बुरी, बस ठीक ठाक है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स के फैन हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होगी और यही इस चीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक्सपेक्टेशन को लो रखकर ही थिएटर में जाओ, क्योंकि जो डाउनफॉल चालू हुआ है उस हिसाब से ये बस ओके ओके है। नहीं भाई, हो जाओ भाई। खैर मूवी के हॉरर एलिमेंट की बात करें तो मूवी का हॉरर पार्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ, कुछ कुछ टाइम थोड़ा डिप करता है, लेकिन फिर भी हॉरर काफ़ी अच्छा है जो जेन्युइनली डराते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसमें हॉरर एलिमेंट बहुत कम है, या यूँ कहूँ कि बस क्लाइमैक्स में ही ज़्यादा है, इसलिए इसमें आपको उतना हॉरर देखने को नहीं मिलेगा, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। और एडिटिंग उफ, इतनी चौपी कि एकदम अब्रप्ट लगती है। आई मीन आप हॉरर मूवी देखने आए हो और वो माहौल ही सही से ना बने और ना प्रॉपर्ली डिलीवर हो तो क्या मज़ा। बात तो सही है। जिसका मेन रीज़न वही दो अलग अलग स्टोरी दिखाना और कनेक्ट करना है। चाहते तो उसे और अच्छे से भी लिंक कर सकते थे, बट जो है सो है। अब परफॉर्मेंस की बात कर ले तो एक्टर्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। एड लॉरेन को छोड़ दे तो बाकी सबकी परफॉर्मेंस नॉर्मल थी। मूवी इमोशनल तो है लेकिन थोड़ी हिट और मिस रहती है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स ही है जो इसे बचा लेता है। सो इससे आप डिसअपॉइंट तो नहीं रहेंगे। क्लाइमैक्स के एक्सोर्सिज्म पार्ट को छोड़ दे तो मूवी काफ़ी अच्छी है। सो मेरी लिए मूवी अच्छी है, बट कॉन्जरिंग 1 और 2 के जितनी नहीं, लेकिन हाँ कॉन्जरिंग 3 से ये बेटर है। अब आते हैं इसके सबसे मसालेदार पार्ट पर, जो है प्लॉट होल्स। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सो कॉन्जरिंग यूनिवर्स का जो मेजर प्लॉट होल है वो है इसकी टाइमलाइन, जो हमें इसमें भी दिखती है, क्योंकि इसमें हमें जो टाइम पीरियड दिखाया जाता है वो 1986 का होता है, जहां जूडी 22 ईयर्स की है, जिसका कंफर्मेशन हमें इसके ओपनिंग सीन में मिलता है, जिसमें जूडी का जन्म 1964 में होता है। सो इस यूनिवर्स में जूडी ही है जिसकी एज सबसे ज़्यादा मिसमैच खाती है। अब इसको लेकर मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, जिसमें मैंने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की टाइमलाइन और प्लॉट होल्स के बारे में बताया है। अब जो दूसरा सबसे बड़ा प्लॉट होल है वो है कैरेक्टर्स की एज का मिसमैच, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर है एड लॉरेन की बेटी जूडी। तो एनाबेल कम्स होम में जूडी की एज 11 ईयर दिखाई गई है। अब प्रूफ की बात करें तो उसके बर्थडे केक में, जिसमें क्लियरली 11 लिखा होता है, हमें दिखता है, और द कॉन्जरिंग मूवी में वो हमें 8-9 साल की दिखाई गई है। यानी थ्योरीज के हिसाब से चले तो एनाबेल कम्स होम 1969 में जूडी की एज 11 है, और कॉन्जरिंग में जो 1971 में रिलीज़ हुई है उसमें इसकी एज 8-9 साल है, जो क्लियरली मिसमैच खाती है। बाकी अगर हम कॉन्जरिंग वाली मूवीज़ की थ्योरीज को लेकर चले, जिसमें एनाबेल कम्स होम को 1972 का बताया गया है, तो जूडी की एज हर मूवी में सॉर्ट आउट हो जाती है, यानी इसमें कोई हमें मिसमैच देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें, जहाँ जूडी 1964 में पैदा हुई है, तो उस हिसाब से जूडी की एज हर मूवी में कुछ इस टाइप से होगी। मीन्स द कॉन्जरिंग में जूडी की एज 7 साल, कॉन्जरिंग 2 में 13 साल, कॉन्जरिंग 3 में 17 साल और कॉन्जरिंग 4 में 22 साल। लेकिन अगर हम एनाबेल कम्स होम को 1972 की स्टोरी मानते हैं, जिसमें क्लियरली हमें जूडी की एज 11 दिखाई गई है, जो पॉसिबल नहीं है 1964 के हिसाब से, क्योंकि इसके हिसाब से जूडी की एज 8 साल होगी। लेकिन अगर हम एनाबेल कम्स होम की थ्योरी के हिसाब से देखें, जो 1969 की स्टोरी है, उस हिसाब से जूडी की एज 5 साल होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। यानी मतलब कुछ भी, पता नहीं कौन सा माल फूक कर स्टोरी लिखी है राइटर ने। अगर आप रियल स्टोरी में भी टाइमलाइन और कैरेक्टर्स की एज में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हो, तो नो डाउट ये आपकी लेजी राइटिंग का ही नतीजा है। बात तो सही है। और जब जूडी पे बात कर ही रहे हैं, तो लॉरेंस जूडी को एक लाइन सिखाती है जो उसको डर लगने पर हेल्प करती है, जिसे जूडी जब भी अफ्रेड होती है सिंग करती है थ्रू आउट द मूवी। तो कैच यही है कि अगर ये ट्रिक उसने बचपन में ही सीख ली थी तो कॉन्जरिंग 1, 2 और 3 में यूज क्यों नहीं किया। कॉन्टिन्यूटी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। नहीं। या फिर हम ही पागल हैं जो इसको इतना सीरियस ले रहे हैं। और मूवी के एंडिंग में हमें कर्स आइटम का रूम कलेक्शन दिखाया जाता है, जिसमें हमें वो ओल्ड नन की पेंटिंग नहीं दिखाई जाती, जो थ्रू आउट द यूनिवर्स हम दिख चुके हैं, जो कुछ ऐसी है, बस उसका फ्रेम ही शो होता है, बट पेंटिंग क्लियरली शो नहीं होती। पता नहीं उस पेंटिंग के साथ क्या सीन था।
और इसके ट्रेलर के थ्रू जो हमारा काटा गया है उसको कैसे भूल सकते हैं। पहले तो उसका आइकॉनिक म्यूज़िक यूज़ नहीं किया गया जो इसके ट्रेलर में हमें दिखाया गया था, और दूसरा एनेबल डोल को दिखाकर ये प्रिटेंड किया गया कि जैसे उसका रोल भी इंपॉर्टेंट होगा, बट होता क्या है, कुछ भी नहीं। अब इसके आइकॉनिक म्यूज़िक की जगह कोई अल्टरनेटिव म्यूज़िक यूज़ होता है जो फेमिलियर तो किसी भी एंगल से नहीं था। बाकी इसमें इट चैप्टर 2 के मिरर सीक्वेंस से इंस्पायर्ड सीन भी है जो हम ट्रेलर में देख चुके थे, जो काफ़ी अच्छा था। और जो कुछ पुराने कैरेक्टर्स रिप्राइज हुए हैं, लाइक कॉन्जरिंग में पुलिस और ड्रू का रोल करने वाले एक्टर्स, जिनका मूवी में इंपॉर्टेंस छोड़ो कोई ढंग का साइड रोल भी नहीं था। सो ओवरऑल मूवी उतनी डिसअपॉइंटिंग तो नहीं थी, पर फिर भी हॉरर कम है, स्टोरी कंफ्यूजिंग है और एडिटिंग चॉपी है। सो अगर इंजॉय करना है आपको तो लो एक्सपेक्टेशन के साथ ही जाना। क्लाइमेक्स थोड़ा संभाल लेता है, वरना बोरिया बिस्तर बांध लेते राइटर्स। बस इतना ही मेरी तरफ से। अब आप बताओ आपको कॉन्जरिंग द लास्ट राइड कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई हॉरर मूवी के साथ, तब तक के लिए फील द फियर। सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तड़ फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो। कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ।